कैसे आप सब? आप देख रहे हैं बेटर टुमारो विद अक्षय मौडिकट प्रणिपात और ये है हमारा एपिसोड नंबर 5। आई कांट सी यू बट यू कैन सी मी। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक हमारा जो है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में। आज हम देखेंगे कि जो हमने जी के बारे में पढ़ा था अभी तक के, वो होता क्या है, एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ लिया था अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ओके, जो फोर्स खींचता, अब वो फोर्स की वजह से अगर कोई भी एक फोर्स होगा, न्यूटन ने कहा था कि कोई भी एक फोर्स होगा तो उसकी वजह से क्या लगेगा, एक एक्सेलरेशन लगेगा ही लगेगा। अब ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी के केस में क्या होता है, जी होता है। ओके, ग्रेविटी के केस में क्या होता है, ये जी होता है। ठीक है, तो इसको हम रब कर देते हैं और हम थोड़ा सा विस्तार में देखेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो जो एक्सेलरेशन है वो आता है, हमको पता है, फोर्स की वजह से। ओके, जस्ट लाइक एग्जांपल अगर हम ले, ये अर्थ है। ओके, ये सेंटर ऑफ अर्थ है। ये क्या करता है, सब ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है उसके तरफ। हर एक ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा उसके सरफेस के ऊपर। जैसे वो अट्रैक्ट करेगा तो वो क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ दी फोर्स। किसकी वजह से, फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है। ये फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। उस एक्सेलरेशन को कहते हैं हम ग्रेविटी। क्या कहते हैं हम उसको, या कह सकते हैं हम उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटी के वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ओके, तो उसकी टर्मोलॉजी कुछ इस तरीके से होती है कि ये फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डायग्रामेटिकली एग्जांपल मानते हैं हम। जैसे हमारे पास ये अर्थ है। ओके, ये सरफेस पे हमारे पास है शक्ति कपूर। ओके, आओ शक्ति कपूर जी यहाँ पे है खड़े। सुनाओ, अब क्या होगा, ये जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, जैसे कि शक्ति कपूर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एस के मतलब शक्ति कपूर जी हमारे, तो यहाँ पे खड़े। अब सरफेस के ऊपर है। अब ऐसा तो नहीं कि सरफेस के ऊपर ही लगता है, नहीं, ये लगता है सेंटर की तरफ फोर्स। क्या लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा फोर्स। अभी सेंटर की तरफ फोर्स लगने की वजह से क्या होता है, एक फोर्स है तो एक्सेलरेशन मिलेगा, तो यहाँ पे लगेगा एक एक्सेलरेशन। क्या लगेगा, एक एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से लगता है, इस फोर्स की। और ये फोर्स क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए हमने इसको क्या कहा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहेंगे हम इसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको कहेंगे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, या इसको कह सकते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, ठीक है, दिस आर दी टू टर्म्स। हम कोई भी डिनोट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि ये जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये फोर्स जो ग्रेविटेशनल है उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उसी को कहते हैं हम, ए को कर देंगे हम यहाँ पे जी। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसलिए हम क्या करते हैं, उसको जी से डिनोट करते हैं। ओके, ये हर जगह होता है, आपको भी होगा, मुझे भी फील होता है और शक्ति कपूर जी को फील होता है। मतलब ये मार्कर भी, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, ये बोर्ड भी, हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में जो भी अर्थ के सरफेस पे या अर्थ के फील्ड के साथ है उसके ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वजह से क्या लगती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे ये मार्कर मैंने अगर छोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आके क्या होगा, नीचे हिट करेगा। क्यों हिट करेगा, क्योंकि ये फोर्स परमानेंटली लगता है। ठीक है, जैसे ये फोर्स लगेगा तो ये ग्रेविटी, और ये जी क्या होता है, कांस्टेंट। ओके, सो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, हमने इतना कुछ पढ़ लिया कि कोई भी, अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, समझ गए आप सब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल की फील्ड की वजह से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, उसको एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ अर्थ के, तो उस ऑब्जेक्ट को एक एक्सेलरेशन से क्या होता है, खिंचाव मिलता है, और उसी एक्सेलरेशन को कहते हैं हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये जो मैंने हिंदी में कहा डेफिनेशन, उस डेफिनेशन को हमको लिखना है इंग्लिश में कन्वर्ट करके। काफ़ी सिंपल है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए जल्दी। चलो देखते हैं हम आगे देखेंगे हम डेफिनेशन। चलो, व्हाट इज द डेफिनेशन। देखिए, डेफिनेशन में हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले, ये फोर्स किसके वजह से लगता है, ये फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है ये, ग्रेविटेशनल की वजह से क्या लगता है, हमको एक फोर्स मिलता है। तो वहीं से चालू कर देंगे हम, दी ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट
किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट, कोई भी हो सकता है, मैं, आप, शक्ति कपूर जी, कोई भी, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ, नहीं, सरफेस ऑफ अर्थ कह सकते हैं हम इसको, बट हम अगर अच्छे से कहना चाहें हम कहेंगे सरफेस की जगह ड्यू टू दी सेंटर, क्या कहेंगे हम इसको? ड्यू टू दी सेंटर ऑफ अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू दी सेंटर ऑफ द अर्थ प्रोड्यूसेस एन acceleration towards the center is known as gravitational acceleration। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द सेंटर ऑफ द अर्थ प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय जी। किससे डिनोट होता है ये? जी। एक और बात, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, क्वांटिटी, ये वर्ड मैंने बता चुका हूँ। वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, नहीं पता है तो जाइए फर्स्ट एपिसोड में जाके देखिए और जानकारी लीजिए। ओके, इसलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एरो भी दे सकते हैं, ठीक है, वेक्टर है इसलिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इज नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यह हम इसको कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इट इज ऑल्सो नॉन, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आपको लिखना हो तो लिख दीजिए, मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख देता हूँ कि इट इज ऑल्सो नॉन, it is also known as acceleration due to gravity। acceleration due to gravity हो गया। ओके, सो कितनी सिंपल सी लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश कितनी खूबसूरत है, देखिए एकदम सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं। मैंने आपको कहा था एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है सेंटर से, ठीक है, अर्थ के सेंटर से जो हमेशा अट्रैक्ट होता है, तो वो क्यों अट्रैक्ट होता है? क्योंकि वो फोर्स सेंटर की तरफ उसको खींचता है। ओके, अब ये फोर्स की वजह से क्या लगेगा? एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट दी, क्या है हमारा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, वही हमने यहाँ पे लिख दिया, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेंटर ऑफ द अर्थ। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सेंटर ऑफ अर्थ प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय जी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ पे एज लिखा था मैंने, यहाँ पे लिख दीजिए छोटा सा एज, ठीक है, वो कुछ नहीं। हाँ, सो ये हो गई डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आपको आ सकती है, होपफुली आपको एक मार्क के लिए आ सकती है, ठीक है। 2 मार्क के लिए तो बिल्कुल नहीं आएगी, 1 मार्क के लिए आपको आ सकती है। ये एमसीक्यू में भी आपको पूछा जा सकता है। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी और इसको नोट्स बनाते जाइए। ठीक है दोस्तों, नोट्स बनाइए, मैं जैसे पढ़ाता हूँ आप भी पढ़िए, नोट्स बनाइए, ठीक है, साथ साथ में हम पढ़ेंगे। ओके, काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए, हो गया, मैं रब कर देता हूँ इसे। ला 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 इश्क तेरा तड़पाए टन 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 टाला। ओके, सो चलिए, ये हो गया हमारा पेज नंबर 8 की शुरुआत ही हो गई थी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैसे, पेज नंबर 8 पढ़ रहे हैं हम, वैसे पेज नंबर 8। ओके, पेज नंबर 8। चलिए, ये हो गया। सो नाउ वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब हमको पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, चलो इसके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं
कि जी की वैल्यू क्या होगी सरफेस ऑफ अर्थ पे। ओके, चलिए एक नया टॉपिक दे देते हैं हैशटैग करके, वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, जी की वैल्यू क्या होगी अर्थ के सरफेस पे, मतलब ये सरफेस पे कोई भी खड़ा है, ठीक है, उसके ऊपर कितना जी लग रहा है, ठीक है, ये जी की वैल्यू क्या है हमको वो अभी निकालनी है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में लेंगे हम, हमारे पास अर्थ है और यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इतना सा छोटा सा ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये सेंटर ऑफ अर्थ है, हमें पता है ये सेंटर ऑफ अर्थ है, कुछ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कुछ होगा, ठीक है, डिस्टेंस मान लेते हैं हम कुछ भी आर मान लेते हैं जो रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया आर हो गया। तो हमको पता है ये दोनों क्या लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे क्या लगाएंगे एक फोर्स लगाएंगे, ठीक है, पता है हमको फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एक तरीके से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से फोर्स की वैल्यू होगी जी m1, इसका मास ले लेते हैं अर्थ का हम m और इसका मास ले लेते हैं हम ये m1 ले लेते हैं और इसका मास ले लेते हैं हम m2। ओके, तो ये हो जाएगा m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। एक और फॉर्मूला जो कि हमें बताता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस पे होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस पे या कहीं पे भी होता है, ठीक है, अगर उस पर एक फोर्स लगता है, अगर उस पर न्यूटन कहता है कि अगर उस पर एक फोर्स लगता है तो वो फोर्स जो लगता है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमें पता है। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता था दैट F इक्वल टू ma, हमने इसकी डेफिनेशन भी अच्छे से पढ़ी थी, ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आता था न्यूटन के सेकंड लॉ से, ये फॉर्मूला निकल के आता था, क्या निकल के आता था F इक्वल टू ma, ये पता है हमको, ठीक है, F इक्वल टू ma। तो ये F क्या है हमारे पास फोर्स है, ये फोर्स है जो लग रहा है, ठीक है, मास, इसका मास m2 लेंगे हम, ये हो गया मास m2, और ये एक्सेलरेशन क्या है इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ग्रेविटी g। समझ रहे इस बात को, ये फोर्स तो ग्रेविटी का है, ये फोर्स तो ग्रेविटेशनल लॉ का फोर्स है, ठीक है, ये क्या है न्यूटन के सेकंड लॉ का है, ठीक है, दोनों को हम मार्क कर देते हैं, ये नंबर 1 ये नंबर 2, ठीक है, इन दोनों की हेल्प से हम इस g की वैल्यू क्या करेंगे क्रिएट करेंगे, ये जो g है हमारे पास इसकी वैल्यू क्या करेंगे क्रिएट करेंगे। ये तो हमको पता है, हमने पहले पढ़ चुके थे, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है हमको F इक्वल टू ma, पता है हमको F इक्वल टू ma, तो ये F ये जो लग रहा है यहाँ पे F लग रहा है, ठीक है, ये F लग रहा है हमारे पास, एक्सेलरेशन हमको दिया है, एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास अभी g, a इक्वल टू क्या है हमारे पास अभी g, ये पता है हमको, और मास तो उसका है ही, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम, ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, इक्वेशन क्या निकाली 2, ठीक है। तो ये आपको ओवरऑल एक स्ट्रक्चर समझ गया, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर जो समझा है, हम क्या करते हैं इस स्ट्रक्चर से वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे अब g की वैल्यू क्रिएट करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं, आज सिखाएं तुम्हें हम थोड़े ज्ञान की बातें, ज्ञान देंगे तुमको हम, देखिए अभी आगे। ओके, सो चलिए चलते हैं, वैल्यू ऑफ g को हमको क्या करना है फाइंड करना है नाउ। सो देयरफॉर हमको पता है, सबसे पहले क्या पता है हमको दैट F इक्वल टू क्या ले लिया था हमने, दैट m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ओके, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, एंड ऑल्सो वी नो F इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं हम m2, ओके, m2 इंटू जी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे फ्रॉम, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट व्हाट वी गेट दोनों को इक्वल कर सकते हैं हम, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू m2 g। ओके, m2 से m2 कैंसल आउट हो जाएगा, देयरफॉर हमको क्या मिलेगा g m1 अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू g। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, g को इधर लिख के g इक्वल टू g, m1 को m ले लेते हैं हम, मतलब मास ऑफ अर्थ, ठीक है, और ये क्या है r स्क्वायर। ये आपको कुछ याद रखना नहीं रखना है बच्चों, पर ये ज़रूर याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारी, ठीक है, इसको ये दिखाया मैंने, ठीक है। अब देखिए, अगर आप ये इक्वेशन भूल भी जाओ ना
याद रखना, अगर आप ये इक्वेशन भूल भी जाओ तो इसको निकालना सीखो, रट्टा मत मारो, इसको निकालना सीखो। 2 सेकंड का बस काम है। F इक्वल टू जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर, F इक्वल टू एम टू जी, लगा दिया, काट दिया, देखिए काट दिया, कितना सिंपल है, निकल गया जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एम क्या है मैं यहाँ पे डिनोट कर लेता हूँ, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये क्या है, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ है ये, ठीक है। अब याद रखना जी की वैल्यू इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये होती है हमारी, और ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। अब चलिए ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, अब हम जी की वैल्यू निकालेंगे आगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी। ला 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 गजरा रे मचकारे कारे दौड़े, मचकारे कारे दौड़े। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर वी गेट, हमको पता चल गया जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये पता चल गया। नाउ गिवन में आपको हमेशा दिया रहेगा, ठीक है, गिवन में दिया रहेगा आपको जी की वैल्यू पता है हमको 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ओके। मास ऑफ अर्थ, ठीक है, मास ऑफ अर्थ, देखिए गलती नहीं करना चाहता इसलिए मैं भी देख लेता हूँ एक बार। मास ऑफ अर्थ होता है हमारे पास, कितना दिया है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ओके, एंड दी रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 है, हाँ यह सही है, हाँ ये आई एम राइट, 6 10 टू द पावर 6 मीटर, ओके, ये हो गया हमारे पास इतना। अब देखिए इस वैल्यू को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करके क्या करना है, हमको निकालना है कि जी की वैल्यू क्या होती है। सो देयरफॉर जी इक्वल टू, चलिए करते हैं हम करेंगे आरंभ चालू अपना 10 टू द पावर, वैल्यूज पुट ऑन करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। मास 6 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, ओके, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ओके। आपको पता है जी क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्टली यूनिट लिखना सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम करते हैं इसको कैलकुलेशन में, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं दे देता हूँ कैलकुलेशन का पार्ट, ठीक है, इसको नीचे लिख देंगे हम, जितना कैलकुलेशन हो गया उतना। अब सबसे पहले आपको याद है मैंने कहा था कि इन दोनों को साइड में लिखना सीखिए, ठीक है, इसको लिख देंगे 6.67 इंटू 6 इंटू ये हो जाएगा 10 टू द पावर -11, ये 10 टू द पावर 24, ओके। अब 6.4 का कितना होता है देख लेते हैं हम, 64 इंटू 64 कितना होता है, 4 4 16 24 25 0 24 36 37 38, ये हो जाएगा 6 9 10 4, ये हो जाएगा 4096। तो 4096, देखिए यहाँ पे याद रखना, ठीक है, 6.4 था तो यहाँ पे हो जाएगा 40.96, क्या हो जाएगा ये 40.96 इंटू 6 2 12, ओके। अभी ये जाएगा यहाँ से 12 बचेगा, ये कटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे -11 एक बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक बचेगा, मतलब 10 बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 10 बचेगा। ये कैलकुलेशन हम पिछले बार भी कर चुके थे, काफ़ी अच्छे से, ओके, तो ज़्यादा करते नहीं हम, डायरेक्ट देख लेते हैं हम क्या है, 6.67 इंटू 6 है, ठीक है, 42 36 40 40, ये हो जाएगा हमारा 4002 पॉइंट में 40.96 इंटू ये हो जाएगा 10, ओके। अब ये 40.96 ये मैं काट देता हूँ पॉइंट को दोनों, ठीक है, दोनों पॉइंट तो इजीली कट जाएंगे। अब क्या ये 1 से जाएगा, नहीं, हमने लास्टली भी देखा था इस कैलकुलेशन को, ये तो जाएगा नहीं, हमको पता है, ठीक है। ये इससे डिवाइड यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा, आपको हो नहीं पाएगा, कितना है ये वैल्यू, ये वैल्यू है हमारे पास 4096 और ये वैल्यू है 4002। अब ध्यान से देखना, क्या ये 1 से होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये 1 से कम में होगा, ठीक है। अब 1 से कम में होगा तो क्या होगा भैया, देख लेते हैं हम। उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे सबसे बेस्ट काम कर लेते हैं हम कि इसको एक 0 बढ़ा लेते हैं,
अब एक ज़ीरो बढ़ाने का मतलब क्या है, ये ज़ीरो तो हमारे पास ऑलरेडी है, इसको मैं यहाँ पे ला लेता हूँ, ठीक है, इसके साथ ही अब इसको यहाँ पे रख दूंगा तो ये हो पाएगा, हाँ ऑब्वियसली हो पाएगा। अब हमें पता है कि ये 4096 10 कितना होता है, 40960 होता है, मतलब 10 से तो नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, ये 9 से जाएगा। क्या होगा, ये 9 से जाएगा, ठीक है। तो 9 से जाएगा तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि 9 के डबल में कितना आता है, 4096 54 81 86 81 56 86 यस 8 ये हो जाएगा इतना 36864। ओके, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 1 10 6 यहाँ पे 3 9 9 9 11 6 4 5 1 3 0। ओके, ये इतना आ गया हमारे पास। अब ये इससे नहीं होगा, हमको पता है, ठीक है, क्योंकि इससे छोटा है, तो इसको पॉइंट दे दो और इसको क्या कर दो, एक ज़ीरो दे दो। ओके, यहाँ पे हो जाएगा। अब 4096 हमने लास्टली भी किया था, तो ये 4096 क्या होता है, इसके टेबल में तो जाएगा नहीं है, ठीक है, क्योंकि 10 ज़ा तो होता नहीं है। हमको पता है कि 9 ज़ा भी कितना होता है, 36864, 8 ज़ा भी नहीं होगा, ये कितना होगा एक्चुअल में 7 ज़ा, ठीक है। तो 7 ज़ा होगा तो हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं कि 7 ज़ा कितना होगा, ये 7 ज़ा कितना होगा वो देख लेते हैं हम एक बार। 4096 7 42, हाँ ये 9 7 ज़ा 63 63 4 67 6 7 4 28, ये हो जाएगा 28672। ओके, सो इसको देख लेते हम कितना आएगा। ये आएगा 5 10, यह होगा 8, यहाँ पे दिख तो रहा है ना, हाँ दिख जाएगा। ये आएगा 4 15 7 3 5 6 7 7। देखिए मिस्टेक हो सकती है कभी भी, ठीक है, तो थोड़ा देख लेना, मिस्टेक अगर हो जाए गलती से तो थोड़ा सा अच्छे से कर लेता हूँ, ओके 5 8 हो गए, ये 5 नहीं जाता था, 4 कर लिया इसको, 4 0 14 6 4 8 2 10। ओके, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 10 8 2, तो ये समथिंग कुछ तो भी आता है, ठीक है, हाँ ओके 9.7, और ये आगे जाएगा तो मुझे पता है ये 9.77 कुछ तो भी पकड़ता है ये, ठीक है। अब ये ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है, डीपली, तो मैंने किया था लास्ट टाइम में भी, ठीक है। अब इतना ज़्यादा हम डीपली जाते नहीं उसका, हमें पता है कि 9.77 आता है वो आंसर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अच्छे से बाद में कर लूँगा। ओके, तो हमने लास्टली भी किया था, इसका कितना होता है 9.77 के हिसाब से, तो ये होता है 9.77। ओके, अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो 9.77 तो हो गया हमारे पास वैल्यू ऑफ जी। ओके, अब ये 9.77 ये हमारी क्या है, एक्यूरेट वैल्यू है ऑन द सरफेस के ऊपर, ठीक है। अब इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या करते हैं, एक तरीके से 9.8 बोलते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम और 10 भी बोलते थे इसको, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू क्या होती है, आपकी यूज़ होती है, ठीक है। और याद रखना, इतना कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप याद रखो हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत खिचड़ी हो गई, पता है मुझे, आपको दिख भी नहीं रहा होगा अच्छे से, तो ये याद करने वाली बात है, ठीक है। इतना कैलकुलेशन करते रहोगे तो बस इसको थोड़ा सा 9.77 ये एक्यूरेट वैल्यू होती है, निकाल भी लोगे तो आ जाएगा, ठीक है, पर यहाँ पे थोड़ा खिचड़ी हो गया इसलिए बाद में देखेंगे अपन। तो इसके पहले भी अपन ने क्या किए थे, निकाल लिए थे उस वैल्यू को, तो 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ये होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और या फिर इसको कह सकते हैं हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू क्या होती है, अगर आपको गिवन होगी, अगर आपको गिवन होगी वैल्यू तो ठीक है, नहीं होगी तो आप इन दोनों में से, आपको वैसे भी दिया रहेगा आपके, इसमें इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ये वैल्यू दी होगी और अच्छे से आपको क्या करना पड़ेगा, इसका यूज़, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं हम, इसको मिटा देते हैं हम।
ला 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 लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरा भाई के जो कैसे ऐसे ऐसे उड़ गया, किसने कहा उड़ गया, उसका लाल दुपट्टा पकड़ के लाइए, गब्बर वॉन्स लाल दुपट्टा। ओके, इसको मिटा देते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके, ये कैलकुलेशन में बाप रे बहुत टाइम जाता है, ठीक है, आप करिएगा अपने आप से तो अच्छा होगा। ओके, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, चलो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। पेज नंबर हम बढ़ रहे हैं 8 की तरफ ही है भैया, 8 की तरफ ही है हम, 8 का काट है भैया। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। अब क्या आप बोल रहे हैं हमारे मंत्री साहब? अब सबसे पहले देखते हैं वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी में सबसे पहला है हमारे पास चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, सबसे पहला पॉइंट क्या कहते हैं हमको? पहला पॉइंट हमको कहते हैं ए करके, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ क्या है, एक सर्कल नहीं है, स्पीयर है। स्पीयर भी कैसी है? ग्लोब या ओवेल है। ओके, इस तरीके से है हमारे पास, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ मैं। ओहो हो ओहो इश्क तेरा तड़पा, ला 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 ला। चलिए निकालेंगे अब हम। ये हो गई हमारी खूबसूरत सी अर्थ। ओके, अब यहाँ पे कहीं सेंटर होगा इसका, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए सेंटर है, ठीक है। ये सब आपको समझ गया अच्छे से। अब क्या पूछ रहा है हमको? चेंज अलोंग दी सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये सरफेस है पूरी, ठीक है। अब ये सरफेस पे कैसे चेंज होता है हमको वो निकालना है, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं। हमारे कोई सेलिब्रिटी है, ठीक है, शक्ति कपूर जी यहाँ पे खड़े हैं हमारे पास, ठीक है। अब वो क्या किए भैया, यहाँ पे है कोई उनकी बहुत अच्छी हीरोइन, ठीक है। अब हीरोइन के पीछे पीछे जाएंगे हमारे शक्ति कपूर जी, पता है हमको। तो यहाँ पे है हमारी हीरोइन, ओके। ऐसे घुंघरालू बाल बना देते हैं उनके बढ़िया से, आहा क्या बात है। अब देखिए, अब मुझे बताइए, ये शक्ति कपूर है और ये उनकी है हीरोइन। अब शक्ति कपूर और हीरोइन पे क्या एक जैसी ग्रेविटी लग रही है? थोड़ा सोच के बताना, क्या एक जैसी ग्रेविटी लग रही है? अगर आप सोच रहे हो आंसर इज यस, सो मैं बता दूं आंसर इज नो। आंसर क्या है? नो। इन दोनों पे सेम ग्रेविटी नहीं लग रही है। कैसे? अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, क्या आपको डिस्टेंस में फ़र्क नहीं दिखता है? ये छोटा है और ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि अर्थ क्या ऐसी ग्लोब की तरह है, ठीक है, ओवेल की तरह है। मतलब यहाँ से क्या है वो इक्वेटर, ठीक है। इस पॉइंट को कहते हैं हम, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है? इक्वेटर की लाइन। क्या है ये? इक्वेटर्स की लाइन, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास? पोल्स। क्या है ये? पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये इक्वेटर्स। तो ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर की तरफ क्या है? फ्लैटेड है। क्या है ये? फ्लैटेड है, ठीक है। फ्लैटेड होने की वजह से क्या है? रेडियस काफ़ी दूर है। दिख रहा है आपको? ये रेडियस काफ़ी दूर है। अगर मैं कहूँ कि ये रेडियस है हमारे पास कैपिटल आर, सो ये रेडियस क्या हो गया? छोटा आर, ठीक है। एंड हेंस या सिंस आर इज ग्रेटर देन आर, यहाँ पे याद रखने वाली बात है। ओके, यहाँ से क्या एकदम फ्लैटेड है, ठीक है। मतलब यहाँ से ऐसी फ्लैट हो गई है, तो यहाँ पे फ्लैट का क्या हो गया? कर्व बन गया, ठीक है। मतलब यहाँ से ऐसी चेपटी है थोड़ी सी, ओके। और यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से प्रेशर पड़ने की वजह से यहाँ से क्या हो गया? थोड़ा सा फ्लैटेड यहाँ पे असर हो गया, ठीक है। मतलब फ्लैटेड का यहाँ पे थोड़ा असर हो गया। अब जैसे यहाँ पे फ्लैटेड का असर हो गया, तो ये यहाँ से क्या हो गया? थोड़ा सा खिंचावपन। अब खिंचावपन से क्या हो गया? ये कैपिटल आर क्या है? बड़ा। कैपिटल आर क्या है? छोटे आर से बड़ा। मतलब ये रेडियस बड़ा है। पर हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। अब देखिए, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये जो जी है हमारा कैपिटल जी, ये क्या है? कांस्टेंट। मास, अर्थ का मास तो हर जगह सेम ही होगा ना, तो मास क्या है? कांस्टेंट। बट ये रेडियस क्या कांस्टेंट है? नहीं। ये रेडियस अगर हम यहाँ बात करें तो ये रेडियस क्या है? बड़ा। यहाँ पे क्या है? ये रेडियस बड़ा, और यहाँ पे रेडियस क्या है? छोटा। अब ये बात हमको देखनी है
कि रेडियस के छोटे बड़े होने से जी पे क्या असर होता है। देखिए ये जी क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एक तरीके से। अगर ये दोनों कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ मैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर से। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ पे पूछता हूँ, इसको ऐसा कर देते हैं हम, ये रेडियस की वजह से जी पे क्या असर पड़ सकता है। ठीक है, तो हम एक एक स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले कि हम देख लेते हैं बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आर की वैल्यू अगर 1 हो। ठीक है, लेट आर इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 1 करूँगा तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, सो देयरफॉर जी क्या आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है, अब अगर मैं आर की वैल्यू क्या करता हूँ 2 करता हूँ, आर की वैल्यू क्या करता हूँ 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा ये, अगर मैं आर की वैल्यू 2 करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/4, दिख रहा है 1/4, 1/4 का मतलब क्या हो गया, क्योंकि ये 2 2 है ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4, इसका मतलब ये हो जाएगा 0.25, क्या हो जाएगा ये 0.25। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ इसको, ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 0.25। समझ रहे हैं आपको, जी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 25 कम हो गई। यहाँ से आप एक बात देख सकते हो, जैसे मैं आर की वैल्यू बढ़ाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं आर की वैल्यू इंक्रीज़ करता हूँ तो जी की वैल्यू क्या हो रही है, आर की वैल्यू इंक्रीज़ करने से जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़। ये रिलेशन हमने यहाँ पे प्रूव किया, बड़े प्यार से प्रूव किया हमने। देखिए आर की वैल्यू 1 रखी तो जी क्या आया 1, आर की वैल्यू 2 रखी तो जी क्या आया 0.25। आर की वैल्यू बढ़ने से क्या होता है, जी की वैल्यू कम। इसका मतलब आप यहाँ से यहाँ जब जा रहे हो, ठीक है, पोल से जब जाते हो इक्वेटर की तरफ तो रेडियस क्या होता है, इंक्रीज, रेडियस क्या होता है, इंक्रीज। ठीक है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे व्हेन वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर रेडियस इंक्रीजेस। ठीक है, जब हम क्या करते हैं यहां से पोल से जाते हैं इक्वेटर की तरफ, पोल से जाते हैं इक्वेटर की तरफ तो रेडियस क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है। रेडियस क्या होता है हमारा, इंक्रीज। रेडियस इंक्रीज होता है तो ग्रेविटी क्या होती है, इंक्रीज। देयरफॉर ग्रेविटी डिक्रीजेस। ठीक है, समझ गए, काफी सिंपल लॉजिक से समझाया मैंने कि जब हम क्या होता है पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो रेडियस क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है। जैसे रेडियस इंक्रीज होता है तो ग्रेविटी क्या होता है, रेडियस इंक्रीज होता है तो ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, ग्रेविटी डिक्रीज। मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे हमारी ग्रेविटी और यहाँ की ग्रेविटी अगर हम देखें तो यहाँ की ग्रेविटी क्या होगी, हाइयर, यहाँ पे क्या होगी, हाइयर ग्रेविटी, यहाँ पे क्या होगी, लोअर ग्रेविटी। तो अब लिख देता हूँ मैं, ये फील करता है हाइयर ग्रेविटी और ये फील करता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लोअर ग्रेविटी। ओके, चलिए देख समझ गया आपको। वैल्यूज़ भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, हाईएस्ट एट दी पोल्स 9.832 दिया है। ठीक है, वैल्यूज़ करेक्ट कितनी दिए है, 9.823 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इक्वेटर की तरफ दिए हमारे पास वो दिए 9.78। क्या दिए हमारे पास, ये 9 पॉइंट, यहाँ पे लिख देता हूँ 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो समझ गया आपको, काफ़ी सिंपल तरीके से समझाया मैंने कि यहाँ की और यहाँ की। देख सकते हो आप 9.823 9.78 कौन सी बड़ी है, ये बड़ी, तो यहाँ से क्या होगा, धीरे 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 कम होते होते यहाँ पे आएगी। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है बट अंतर है। समझ गया आपको, ये काफ़ी सिंपल वर्डिंग में था, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से जल्दी। ओके, चलिए हो गया, मैं इसको मिटा देता हूँ। सो नाउ इसके बाद है हमारे पास चेंज इन हाइट। ठीक है, जैसे जैसे हाइट चेंज होगी वैसे वैसे क्या होगा दिक्कत, वो देखना है हमको हाइट के हिसाब से। ओके, चलिए, ओ हो, चलिए देखते हैं भैया, तो क्या करे भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल,
गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, देख 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 यहाँ वहाँ ना फेंक, देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। अरे क्या करे भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया सर का लेक्चर आया किताब निकाल। सो चलिए चेंज विथ हाइट देखते हैं, हाइट के हिसाब से क्या चेंज होगा। हाइट के हिसाब से क्या चेंज होगा, सबसे पहले हमको फॉर्मूला आना चाहिए Gm/r²। ये तो भैया हमारे लिए एक तरीके से क्या है, दिवाली का बॉम्ब है। ओके, इस बॉम्ब का यूज़ करो और दिवाली सेलिब्रेट करो, और कुछ नहीं भैया। हाँ चलो चेंज विथ हाइट। अब एक काम करते हैं हम, हमारे पास क्या है, हमारे पास है आयरन मैन। ठीक है, ये आयरन मैन ना भैया लेज़र छोड़ता है आँखों से, पता है ना सबको आयरन मैन क्या करता है। ठीक है, अब ये आयरन मैन क्या है भैया, लेज़र छोड़ सकता है, उड़ सकता है, आपने देखा होगा मार्वल्स में। ठीक है, अब ये आयरन मैन क्या होता है, कुछ यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये कुछ भी कर सकता है भैया, कुछ भी करता है ये। ठीक है, तो इसके पास बहुत सारी क्या टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या करता है, वो ऊपर चला जाएगा। अब जैसे वो ऊपर गया, ग्रेविटी क्या होगा, कुछ ना कुछ अंतर होगा ग्रेविटी में। देखिए जब ये यहाँ पे था, ठीक है, जब ये यहाँ पे था तो इसके लिए क्या लग रहा था, यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना था, r। कितना रेडियस था, r। यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना था, r। बट जब ये यहाँ पे पहुँचा, जब क्या हुआ, जब वो यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस क्या हो गया, बड़ा। कितना हो गया, रेडियस बढ़ गया। अब कितना बड़ा मैं दिखाता हूँ, समझ लीजिए यहाँ से लेके यहाँ की हाइट कितनी है, h। कितनी हाइट है, अच्छे से लिख देता हूँ, h। कितनी हाइट है यहाँ पे, h। ओके, सो कितनी हाइट तक उड़ा वो आयरन मैन, उड़ा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक h हाइट, और हमारे पास रेडियस था एक्चुअल में छोटा r। ठीक है, अब ये छोटा r रेडियस था हमारे पास। अब यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस कितना हुआ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस काउंट करना पड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस लेंगे जो कि था हमारे पास छोटा r, फिर यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जो कि हमारे पास h। समझ गए इस बात को, तो ये हो जाएगा r+h। सिंपल है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस मेजर करना है हमको, कितना यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो हमको मिलेगा छोटा r, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो हमको मिलेगा h, क्योंकि h हाइट पे उड़ा था वो। r+h हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि हाइट पे क्या असर होता है। इस हाइट पे तो हमको पता है कि क्या है, g है। ठीक है, पर हम पूछ रहे हैं कि इस हाइट पे ग्रेविटी क्या होगी, इस हाइट पे ग्रेविटी क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए g डैश ले लेते हैं। क्या मान लेते हैं उसके लिए हम, g डैश। ओके, g तो कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। अब रेडियस जो है, ठीक है, मतलब डिस्टेंस, रेडियस तो उतना ही है बट डिस्टेंस चेंज हो गया, क्योंकि पहले यहाँ पे था वो आयरन मैन, अभी यहाँ पे चला गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, r+h। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा r+h का स्क्वायर। ओके, जैसे r+h का होल स्क्वायर लिखेंगे वैसे हमारा काउंटडाउन चालू हो जाएगा। अब मैंने आपको पहले बताया था, फिर से हम देख लेते हैं सेंस करके। अगर यहाँ पे, ठीक है, इसको छोटा r भी लिख सकते हैं हम, जो लिखना है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोटा r लिख दीजिए। ठीक है, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम। सो ये जो r है, अगर मैं बोलूँ कि r = 1 रखता हूँ, ठीक है, r = 1 रखता हूँ, ये दोनों तो कांस्टेंट है, फिर से हमारे पास वही बात हो जाएगी। सबसे पहले लिख देता हूँ मैं कि ये जो g है, ठीक है, g = अगर मैं बात करूँ, g = बात करूँ मैं कि हमारे पास ये कांस्टेंट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट ऐसा कुछ, और अपॉन ये r लिख देता हूँ मैं, जो कि हमारे पास ले लेते हैं हम कोई भी r। ठीक है, देयरफॉर हम बोलते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r के स्क्वायर से। ओके, वही हमारा पुराना कंसेप्ट, क्या कहता है हमारा पुराना कंसेप्ट, कि r की वैल्यू क्या रखो, 1 रखो, तो r², तो g की वैल्यू भी क्या आएगी, 1। ठीक है, अगर r की वैल्यू क्या रखोगे आप, 2 रखोगे, r = 2, तो g = कितना आ जाएगा, हमने पिछले इसमें ही देखा 0.25, क्या आ जाएगा, 0.25। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे हम r की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम r की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे g की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। दिख रहा है यहाँ पे r की वैल्यू क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज कर रहे हैं, तो g की वैल्यू क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे भी तो वही है ना, पहले r था, पहले क्या था, r था, तो g की वैल्यू उतनी थी, बट अभी r+h हो गया, मतलब ये होल फॉर्मूला क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। दिख रहा है, पहले 1 था, समझ लो यहाँ पे 1 था, फिर r+h क्या हो गया, मिला के क्या हो गया, 2 हो गया। समझ लो h क्या है, एक और ऐड हो गया। ठीक है, r1, ये r1 ले लो, यहाँ पे r1 ले लो, h1 ले लो। ठीक है, ऐसा भी देख सकते हैं हम, लेट करके ऐसा r = 1,
एंड h इक्वल टू 1। तो ये r तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो r इक्वल टू 1 और g इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, बट r भी 1 है, h भी 1 है, तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 2 कितना होता है फिर वो 4 हो जाएगा। तो 1/4 से क्या हो जाएगा, ये 1/4 रखूँगा तो हमने लास्टली भी देखा था 1/4 मतलब कितना होता है 0.25, कितना होता है 0.25, तो g की वैल्यू क्या होगी एज इट इज़ कम। इसका मतलब पिछले वाले एग्जाम्पल जैसा ही है, अगर हम क्या करेंगे रेडियस बढ़ाएंगे, क्या होगा रेडियस बढ़ाएंगे तो क्या होगा ग्रेविटी डिक्रीज होगी। दिख रहा है आपको, पहले r था सरफेस पे, हमने क्या किया उसको एक इसको r' कर देता हूँ नहीं तो मैं, ठीक है आपको दिक्कत हो रहा होगा तो, ठीक है। फिर क्या किया हमने रेडियस को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, मतलब डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया। पहले हमारे पास यहाँ तक क्या था r था, r इक्वल टू 1 ले लो तो g इक्वल टू क्या आ रहा था हमारा इस तरीके से 1। हमने क्या लिया डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो डिस्टेंस बढ़ाने से क्या हो गया 2 हो गया। क्यों 2 हुआ, क्योंकि r भी 1 है h भी 1 है, 1 + 1 2 होता है, तो 2 हो गया। और फिर क्या हो गया हमारे पास, जब ये 2 को हमने यहाँ पुट किया 2 2 कितना होता है 4, 1/4 कितना होता है 0.25, तो g क्या हो गया हमको दिख गया 0.25, मतलब g 1 से कितना हो गया 0.25, काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। तो जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे क्या होगा ग्रेविटी डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस r है, यहाँ पे r + h है, इसका मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जैसे आप हाइट बढ़ाओगे, ठीक है, जैसे आप क्या करोगे हाइट बढ़ाओगे वैसे ग्रेविटी क्या होगी डिक्रीज होना चालू होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे कह सकते हो आपकी ग्रेविटी क्या है मैक्सिमम, क्या है मैक्सिमम, यहाँ पे क्या है ग्रेविटी मिनिमम, ठीक है, समझ गए। मतलब जैसे जैसे आयरन मैन ऊपर ऊपर उड़ेगा वैसे वैसे ग्रेविटी क्या होती जाएंगी कम कम होती जाएंगी, ठीक है। आई होप सो कि ये समझ गया होगा आपको, ठीक है, दिक्कत तो नहीं आ रही होगी कुछ, क्योंकि काफ़ी सिंपल है। ये r की वैल्यू, नीचे की वैल्यू देखो सिंपल सी बात है, नीचे की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, पर नीचे की वैल्यू क्या होती जाएगी, अगर ये बढ़ेगी तो ये वैल्यू क्या होगी कम होगी, अगर ये वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी। हम पुट करके देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए ये हो गया काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल, यहाँ से हमारा क्या हो गया क्लियर हो गया। अब हम क्या होते हैं आगे बढ़ते हैं, तब तक आप लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो गाड़ी वाला भी आ गया, कचरा भी निकाल लिया। तो धरती के बारे में पढ़ रहे हैं हम, और धरती क्या कहता है, सुनील शेट्टी कहते हैं हमारे कि धरती मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र, ओके। तो धरती मेरी माँ है और मैं हूँ धरती में रहने वाला वासी, हो। चलिए अब हम फिर से एक बार अर्थ बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है अभी। चलिए चलिए बनाएंगे हम अपनी धरती, धरती 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 धरती। ओ हो ओ हो ओ हो इश्क तेरा तड़पावे। पता नहीं कैसी बन रही है हमारी धरती, पर जैसी भी है वो काफ़ी सुंदर है हमारी धरती, ओके। सो ये पोल्स है, ऐसा पोल्स दिखा देता हूँ मैं। चलिए ये तीसरा वन ऑफ दी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ सी। सी क्या है हमारे पास, सी सी कहता है हमारे पास चेंज विथ डेप्थ, चेंज विथ डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे हम ज़मीन के अंदर जाते हैं, ठीक है, जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, ठीक है, जैसे कि कोई क्रेन हो गया या कोई मतलब जो होती है ना जी मशीन होती है जो क्या करती है गड्ढा खोदती है, ठीक है। तो एक गड्ढा खोदी मशीन, ठीक है, तो वो क्या करेगी यहाँ से ड्रिल करेगी और यहाँ पे क्या होगी कुछ उसने क्या किया खोदते 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 खोदते, अरे कितना खोदेगा भैया, यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। सो खोदा 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 और यहाँ पे क्या हो गया उसने पहुँच गया। अब या कुआं कह सकते हो आप, कुएं को बहुत अंदर तक खोदा हमने, ठीक है, और उस अंदर में क्या किया एक इंसान को डाल दिया, तो तब क्या होगा उसकी ग्रेविटी पे असर, हमको वो चेकआउट करना। सो काफ़ी सिंपल लग रहा होगा आपको, ये भी सिंपल सी बात है सर, सरफेस पे था तो हमको पता है, ठीक है, यहाँ पे और हमको पता चल गया कि क्या होता है। अब हाइट पे भी गया तो हमको पता चल गया क्या होता है, रेडियस बढ़ता है
रेडियस बबूबा बढ़ता है तो ग्रेविटी डिक्रीज होती है। ये तो हमारे टिप पे आ गया, ठीक है। सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख देते हैं जो कि हमको यूज़ होता है हमेशा, Gm/r², ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ का रेडियस कितना है r, कितना है यहाँ का, यहाँ रेडियस कितना है r, ये रेडियस है r, ठीक है। Gm/r² हमारा फॉर्मूला, इसको बड़े ध्यान से देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये हो गया r, ये रेडियस। अब हमने क्या किया, हमने किया जी मशीन से क्या किया, एक गड्ढा खोद दिया, ठीक है। अब ये एक कुआं जैसा कुछ हमने क्या किया, ड्रिल कर दिया नीचे की तरफ। अब ये जो ड्रिल किया ये यहाँ तक पहुँच गया, कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक। कितनी हाइट तक पहुँचा ये, लेट बी h, ये पहुँच गया h हाइट। क्या हो गया ये, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया h हाइट। कितनी पहुँचा ये, h हाइट तक, दिख रहा है h हाइट तक। सो क्वेश्चन इज़ दैट कि ये यहाँ तक पहुँच गया, तो अभी हमको क्या करना है, g की वैल्यू निकालना है। हम फिर से क्या करेंगे, g को मान लेंगे g डैश, क्या मान लेंगे यहाँ पे हम, g डैश क्या करना है हमको, कैलकुलेट करना है। g डैश क्या करना है हमको, कैलकुलेट करना है, ओके। सो लास्ट 2 टर्म्स में तो हमने देख लिया, इक्वेटर से पोल से इक्वेटर जाते हैं या फिर हम हाइट बढ़ाते हैं तो रेडियस इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ग्रेविटी डिक्रीज होती है, हमको पता है। यहाँ पे भी क्या होगा, एक तरीके से हम देखते हैं। अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से देखो तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि थोड़ा उल्टा हो सकता है यहाँ पे या सीधा हो सकता है, जो भी है। हमको क्या करना है, सबसे पहले अगर हमको इस पॉइंट सेंटर से इस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी निकालनी है, ओके, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, हमने क्या किया, एक ड्रिल से उसको खोद दिया। अब ये ड्रिल से खोदने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक पर्सन को रख दिया, ठीक है। पर्सन रखो, ऑब्जेक्ट रखो, जो रखना है रखो, ठीक है, किसी को भी रख दो। हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, जैसे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेंटर की डिस्टेंस पहले काउंट करेंगे हम कि यहाँ से सेंटर का डिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद हम पता लगाएंगे कि ग्रेविटी क्या होगी उसकी, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है क्वेश्चन कि डेप्थ में, मतलब ये यहाँ पे जो डेप्थ में आ गया गड्ढा खोद के, तो इसकी ग्रेविटी सेंटर के हिसाब से क्या होगी, कितना चेंज आएगा, कम ज़्यादा जो भी होगा हमको बताइए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, डिस्टेंस तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सरफेस से डिस्टेंस कितना हो रहा था, कैपिटल R, अब यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। सो देखिए बड़े ध्यान से देखना, पूरा डिस्टेंस कितना है हमारे पास, देखिए पूरा डिस्टेंस कितना है हमारे पास, R, कितना है हमारे पास R, ये हो गया हमारा पूरा डिस्टेंस। हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ मैं, ये ऑब्जेक्ट था हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। कितने हाइट पे आया ये, h हाइट पे। कितने हाइट पे आया ये, h हाइट पे। तो ये डिस्टेंस कितना होगा पूछ रहा है हमको, ये डिस्टेंस कितना होगा हमको पूछ रहा है, दैट विल बी दी क्वेश्चन मार्क। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये डिस्टेंस है, अगर हम इसको माइनस कर दें तो क्या आ सकता है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो टोटल R था, ये टोटल R था, इससे हम इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा, R माइनस H होगा ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, मैं आपको एक सिंपल सा दिखा देता हूँ। लेट हम मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास था, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं काफ़ी अच्छे समझने के लिए। ये मान लीजिए हमारे पास कितना था, 3 मीटर, कितना था, ये पूरी लेंथ थी 3 मीटर की, ओके। और हमने क्या किया, आप यहाँ पे थे, यहाँ पे कहीं थे आप, यहाँ से यहाँ पे आप आ गए, आपने ट्रैवल कर लिया 1 मीटर। कितना ट्रैवल किया आपने, 1 मीटर। कितना किया आपने, 1 मीटर। अब मुझे बताइए कि ये डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा ये डिस्टेंस आपको, आपने ये पूरा 3 मीटर का क्या था आपका, यार्ड था, मतलब आपको 3 मीटर दौड़ना था, बट आपने कितना ट्रैवल किया, सिर्फ और सिर्फ अभी 1 मीटर। तो कितना मीटर बचा, आपको 3 मीटर ट्रैवल करना था, कितना करना था, 3 मीटर। उसमें से आपने 1 मीटर ट्रैवल कर चुके हैं, ठीक है। तो 1 मीटर को हम क्या करते हैं, कैंसिल, ये 1 मीटर को हमने किया कैंसिल। कितना ट्रैवल करना है आपको, 2 मीटर। कितना ट्रैवल करना है आपको, 2 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 मीटर, समझ लो। पर ये आंसर कैसे आया, ये आया 3 मीटर माइनस 1 मीटर करके आया ये आपका आंसर। 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 मीटर। तो वैसे ही 3 क्या है यहाँ पे, R, क्या है 3 R, 1 क्या है यहाँ पे, H, क्या है H। तो कितना होगा, R माइनस H, ये क्या होगा, R माइनस H। 3 माइनस 1, देखिए 3 माइनस 1, वैसे R माइनस H। समझ गए, ओ या, हमको तो समझ गया, मुझको तो समझ गया भैया, ये हो गया हमारा, ओके। सो
ये हो गया r माइनस एच। अब थोड़ा ध्यान लगाइए, जी डैश की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास, कितना हो गया, जी एम अपॉन आर माइनस एच का स्क्वायर। अब सिंपल सी एक बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या होता है आर माइनस एच का मतलब क्या हो जाएगा कि ये रेडियस क्या हो गया, छोटा। मैंने आपको कहा था कि रेडियस बढ़ेगा तो ग्रेविटी क्या करेगी, डिक्रीज। बट ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रेडियस जब क्या होता है, बढ़ता है, तो ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज। इट मीन्स व्हाट कि हम उल्टा भी कह सकते हैं कि रेडियस जब घटेगा तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। समझ रहे हो इस बात को, समझ रहे हो। वैसे मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है अभी, आपने समझ लिया काफ़ी अच्छे से, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं ना। मैं कह रहा हूँ कि हमने पिछली बार देखा था रेडियस बढ़ता है तो ग्रेविटी डिक्रीज होती है, और उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, रेडियस घटाएंगे तो ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज। पहले आर था, अब आर से क्या हो गया, वो छोटा हो गया। अब आर से छोटा हो गया, आर से छोटा हो गया, पहले आर था अभी आर से छोटा हो गया, तो ग्रेविटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। क्या होनी चाहिए, ग्रेविटी डिक्रीज होनी चाहिए, सॉरी इंक्रीज होनी चाहिए। दिख रहा है आपको, पहले रेडियस आर था अभी क्या हो गया, आर माइनस एच। इट मीन्स व्हाट कि रेडियस डिक्रीज हुआ तो ग्रेविटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। तो यहाँ से तो हमको ये समझ आया कि ग्रेविटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए बाबा। बट ये इंक्रीज नहीं होती, ये इंक्रीज नहीं होती। अब ये क्यों, क्या, कैसे, वो देखेंगे हम कि ऐसा क्यों नहीं होता। एक्चुअल में होता क्या है ना कि जब आप यहाँ पे आ चुके हो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आप जब यहाँ से लेके इस पोजीशन से, सरफेस से लेके थोड़ा ड्रिल करके नीचे की तरफ आ गए हो, तो ये जी तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये जी क्या होता है, कांस्टेंट। रेडियस बदल गया बट साथ ही साथ में मास बदलता है, ये क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, ये चेंज होता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, अरे सिंपल सी बात है भैया, अगर आप यहाँ पे थे तो आपके लिए टोटल अर्थ थी, ये टोटल अर्थ थी ये, बट आप यहाँ पे आ गए तो आपके लिए अर्थ कुछ इस तरीके से बदल गई। देखिए अभी अर्थ क्या हो गई, आपके लिए छोटी हो गई। क्यों छोटी हो गई, क्योंकि आपको बाहरी ये जो मास है ना यहाँ का, अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है, बाहरी मास से आपको मतलब नहीं। आप जिस पोजीशन पे हो, आप जिस पोजीशन पे हो, इस पोजीशन पे हो आप, आपको यहाँ से मतलब है। अभी आपको बाहर के मास से कोई मतलब है क्या, नहीं, आपको इस वाले मास से मतलब है जो कि आपको एक ओवल की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो आपका अर्थ का मास आपके लिए, अर्थ के लिए नहीं, आपके लिए अर्थ का मास क्या हो गया, कम। क्या हो गया, आपके लिए अर्थ का मास कम हो गया। ये बाहर का मास क्या हो गया, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो आपको किस मास से मतलब है अभी, ये वाले जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, ये वाले, तो मास क्या हो गया, कम हो गया। तो हम यहाँ से देख सकते हैं रीज़न जो है हमारा वो ये है कि यहाँ पे क्या होता है, मास डिक्रीज होता है। क्या होता है, मास डिक्रीज। अब मास डिक्रीज होता है तो ग्रेविटी पे क्या असर होता है, कैसे होता है, हम वो देखते हैं। ओके, इतना समझ गया आपको। चलिए अब वो काफ़ी विस्तार से देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो चीज़ें वो लिख देते हैं कि हमको पता है कि क्या होता है, रेडियस बढ़ने से क्या होता है, ग्रेविटी डिक्रीज करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि रेडियस घटता है तो ग्रेविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। ये टर्म तो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक और बात कि जी से, ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था रेडियस इसलिए, पर अब जी से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम देखें तो मास होता है। देखिए मास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होगा, मास बढ़ेगा तो ग्रेविटी बढ़ेगी और मास घटेगा तो ग्रेविटी घटेगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मास घटेगा तो ग्रेविटी भी क्या होगी, घटेगी। घटेगी बाबा, घटेगी, ठीक है। अब ये हो गए काफ़ी रीजंस। अब ध्यान से देखना एक चीज़ को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले तो रेडियस के बारे में कि रेडियस क्या होता है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर हमारे पास होता है 6 मीटर, और हमारे पास मास होता है वो होता है हमारे पास 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। क्या होता है, 24 kg। अब मुझे एक बात बताइए, हमारे पास जो फॉर्मूला है G इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, अगर मैं इसमें एक सिंपल सा लॉजिक देता हूँ, जी तो कांस्टेंट है हमारे पास, जो कांस्टेंट है उसको क्या कर लेता हूँ मैं, सर्कल कर लेता हूँ, ठीक है। सर्कल कर लिया मैंने इसको। अब मैं कह रहा हूँ आपको कि रेडियस क्या हो रहा है मेरा, यहाँ से मैं कर रहा हूँ, देखिए रेडियस क्या हो रहा है, कम। रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ रेडियस क्या होता है मेरा, डिक्रीज। रेडियस की डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, ग्रेविटी इंक्रीज करेगी। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं ऐसा, ग्रेविटी क्या करती है, इतनी इंक्रीज करेगी, ठीक है, ग्रेविटी इतनी इंक्रीज करेगी। बट साथ ही साथ में क्या हो रहा है, मास क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है। मास क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना,
रेडियस का जो टर्म है मैंने लिखा है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। अगर मैं r का स्क्वायर भी ले लूँ, ठीक है, 6.4 को हम साइड में रखते हैं, 10 टू द पावर 6 की बात करते हैं, तो ये r का स्क्वायर होता है। r का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर कर लो, कितना हो जाएगा ये 10 टू द पावर 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 12। यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं बात कर रहा हूँ r की। ये r क्या होता है, r स्क्वायर होता है, तो r स्क्वायर, ये 6.4 को साइड में रख दो, 10 टू द पावर 6 की बात करो तो 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर कर लो, तो कितना हो जाएगा 6 टू ज़ा 12, 10 टू द पावर 12, ठीक है। बट अगर मैं मास m की बात करूँ, किसकी बात करूँ, मास m की, तो ये होता है 6 को साइड कर लो फिर से, 10 टू द पावर 24, कितना होता है 10 टू द पावर 24। अब मुझे बताइए कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, 10 टू द पावर 12 बड़ा है कि 10 टू द पावर 24? एग्जैक्टली 10 टू द पावर 24 बड़ा है। तो इसका मतलब कौन बड़ा है, हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं हम कि हमारा क्या है, मास काफ़ी बड़ा है। कितने यूनिट से बड़ा है, वो 10 टू द पावर 12 यूनिट से बड़ा है। मतलब अगर रेडियस इतना है, ठीक है, क्वांटिटी की बात करो, अगर रेडियस की पावर इतनी है 12 है, तो मास की पावर 24 है। मतलब अगर ये छोटा सा 12 की पावर है तो इसकी 24, मतलब इससे डबल पावर है। डबल पावर होने का मतलब क्या होगा कि ये क्या करेगा, इस पर दबाव डालेगा, ठीक है। ये तो सिर्फ क्या बोल सकते हैं हम कि ये डालेगा 100% दबाव, पर ये डालेगा 200% दबाव। समझ रहे हैं आपको, क्योंकि ये क्या है, डबल है, ठीक है। 50 डालेगा तो कह सकते हैं हम 100, तो 100 डालेगा तो ये कितना होगा, ये 200% का दबाव डालेगा, ठीक है। आपको समझ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अच्छे से दिखा देता हूँ आपको कि होता क्या है, ये जी की वैल्यू रेडियस की वजह से, रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो रेडियस डिक्रीज होगा तो कितने से डिक्रीज होगा, 10 टू द पावर 12 से डिक्रीज होगा। तो रेडियस के डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, इतनी डिक्रीज होती है, ठीक है। रेडियस के डिक्रीज, इंक्रीज की बात कर रहा हूँ, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो ग्रेविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो रेडियस के डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, ग्रेविटी हमारी क्या होती है, इतनी इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है, इतनी इंक्रीज होगी। बट मास के डिक्रीज होने की वजह से, क्योंकि मास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे ग्रेविटी से, तो मास के डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, ग्रेविटी कुछ ज़्यादा डबल डिक्रीज होगी। दिख रहा है आपको, ये आधा, कितना है ये, मैं ले रहा हूँ आधा, ये कितना है, आधा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप। अब इन दोनों को आप क्या कर लो, थोड़ा सा काट कूट के अगर हम देखेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएंगी, इसको यहाँ से ऐसा कट जाएगा तो कितनी आएगी, जी की वैल्यू यहाँ पे हम दिखा देते हैं, तो ये बचेगी हमारी जी की वैल्यू, जो कि हो जाएगी इतनी। तो यहाँ पे क्या दिखता है आपको, अगर हम देखें इस तरीके से लॉजिकली, तो लॉजिकली हमको पता चल जाता है कि बिकॉज मास डबल है, जो आर स्क्वायर की वैल्यू है, आर स्क्वायर की वैल्यू 10 टू द पावर 12 है और मास है हमारा 10 टू द पावर 24, मतलब ऑलमोस्ट डबल है। तो अगर ये 100% कर रहा है तो ये कितना कर रहा है, ये 200% कर रहा है, ठीक है। या कह सकते हैं ये 50% करता है तो ये कितना करता है, 100% करता है, ओके। तो जी जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेडियस डिक्रीज़ होता है तो जी क्या करेगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना, ये एरो जितना बड़ा उतना, ठीक है। बट मास डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो उसको उतना घटा देगा, तो कितना घटाएगा, इससे डबल घटाएगा। दिख रहा है, डबल घटाया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया और कितना बचा, इतना। तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ये मैंने इतना यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, एग्जैक्टली उतना ही पुट कर दिया मैंने। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जी क्या होता है, डिक्रीज, क्या होता है, डिक्रीज। याद रखना, सरफेस पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। यहाँ से जब इक्वेटर पे जाएगा तो क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। पोल्स में मैक्सिमम, इक्वेटर में मिनिमम। हाइट पे जाएगा, ऊपर हाइट पे जाएगा तो क्या होगा, वो डिक्रीज़ होना चालू होगा ग्रेविटी। बट जब नीचे जाएगा तो लगता है हमको इंक्रीज़ होगा, बट तभी भी क्या होता है, वो डिक्रीज़ ही होता है, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, ओके। सो ये हो गया हमारा काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन एंड काफ़ी अच्छा हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है यहाँ पे दोस्तों। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे मास एंड वेट के बारे में। किसके बारे में, मास एंड वेट के बारे में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, ध्यान रखिए अपने परिवार का, स्टे सेफ, स्टे होम। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लग रहा है आपको, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अगर आप कर चुके हो, मुझे पता है आप सब्सक्राइब कर चुके हो, तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन आते रहेगा जैसे आप नेक्स्ट लेक्चर को मैं अपलोड करते रहूँगा, ओके। टिल देन गुड बाय, बी होम एंड बी सेफ, ओके, बाय।